हाय, दिस इज सौरभ। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो से पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बोला है कि अब हम रेगुलर वीडियोस डालेंगे यूट्यूब पे, बट जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करते हैं आप लोग हमें इतना प्यार दे देते हैं और उसके साथ इतना काम आ जाता है कि हम रेगुलर शूट ही नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट जो हमने शूट करे भी थे वो टाइम पे एडिट ही नहीं हो पाए वीडियोस, तो अब वो इररेलेवेंट भी हो गए हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आई विल मेक श्योर कि हम रेगुलर वीडियोस अपलोड करें, आपको दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट के बारे में अपडेट करें, नए प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट करें। सो आज के वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कमर्शियल रियल एस्टेट एज अ कैटेगरी के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, जनरली यूट्यूब पे रियल एस्टेट कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उनको रेजिडेंशियल एज अ कैटेगरी के बारे में काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो चुकी है। बट कमर्शियल अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि खरीदने वाले कुछ भी खरीद रहे हैं, समझाने वाले कुछ भी समझा रहे हैं, अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है कमर्शियल रियल एस्टेट कैटेगरी को लेके। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ नोएडा एज अ मार्केट के बारे में, हम गुड़गांव को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि नोएडा का कमर्शियल का रियल एस्टेट और गुड़गांव का कमर्शियल का रियल एस्टेट ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल रियल एस्टेट की क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, उनके रेडी टू मूव इन में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, किस टाइप की कैटेगरी के किस टाइप के टेनेंट्स होते हैं, किस कैटेगरी में कितना ज़्यादा रिस्क है, क्या हमारा पर्सनल सजेशन है, किस तरह के रेंटल्स चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में हम आपको कंप्लीट क्लैरिटी दे दें। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में बताएंगे। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली कैटेगरी ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक शॉपिंग मॉल। आप ऑलरेडी जानते ही हैं, आप ऑलरेडी जाते आते रहते हैं। नोएडा के डिलीवर्ड अगर मॉल्स की बात करें तो कुछ प्रोमिनेंट हैं, जीआईपी, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, लॉजिक सिटी सेंटर सेक्टर 32 में, ग्रेटर नोएडा में ओमैक्स, कनॉट प्लेस, ग्रैंड वेनिस मॉल, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर गौर सिटी मॉल और काफ़ी सारे बन भी रहे हैं। अब इस कैटेगरी में आगे डिटेल में बात करने से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। चाहे आप कोई दुकान खरीदते हैं, चाहे आप कोई ऑफिस स्पेस खरीदते हैं, किसी भी कैटेगरी के कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास मोटा मोटा 3 कैटेगरी की दुकानें मिलती हैं आपको, या 3 कैटेगरी के ऑफिस स्पेसेस मिलते हैं। मतलब कि आपने कोई दुकान खरीदी, आपको डेवलपर ने उसको हैंडओवर कर दिया पोजेशन के बाद, अब आपकी मर्जी है आप उसमें अपना कोई बिजनेस करें, आप उसको किराए पे चढ़ाएं या उसको खाली रखें। इस कैटेगरी ऑफ कमर्शियल को बोलते हैं लॉकेबल शॉप या लॉकेबल ऑफिस स्पेस। दूसरी कैटेगरी ये कि आपने जो दुकान या ऑफिस स्पेस खरीदा है वो है लॉकेबल ही, मतलब वो मार्क्ड है उस लेआउट के अंदर, उसका ताला चाबी करके उसको बंद भी किया जा सकता है, लेकिन उसका लीजिंग जो राइट्स हैं वो डेवलपर के पास हैं। डेवलपर ही डिसाइड करेगा कि वो किस ब्रांड को या किस टेनेंट को लीज आउट करेगा। इस कैटेगरी को बोलते हैं लॉकेबल शॉप या लॉकेबल ऑफिस विद लीजिंग राइट विद डेवलपर, या फिर अनलॉकेबल भी बोल दिया जाता है। और तीसरी कैटेगरी की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होती है जहां पे आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर 100 फुट, 50 फुट, 200 फुट का वर्चुअल स्पेस खरीद लेते हैं, जिसको भी कुछ तरह के डेवलपर्स अनलॉकेबल बोल देते हैं। बट वर्चुअल वो कैटेगरी है जो वर्स्ट केस में, यानी कि उस टेनेंट के अगर छोड़ के भी चला गया तब भी उस केस में आपको लॉकेबल करके हैंडओवर नहीं हो सकती। तो चाहे जितने भी कैटेगरीज हैं कमर्शियल रियल एस्टेट के, वर्चुअल टाइप की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी ही नहीं है। अब हम मॉल कैटेगरी पे वापस आते हैं। तो मॉल्स के अंदर अगर आप दुकान खरीदते भी हैं लॉकेबल कैटेगरी के अंदर, तो लीजिंग राइट्स 90% केसेस में डेवलपर के पास ही होते हैं, और वो होना भी इसी तरीके से चाहिए क्योंकि आप उस तरह का टेनेंट, उस तरह का ब्रांड नहीं लेके आ सकते उस मॉल के अंदर। और मैं आपको ये एक एग्जांपल से बताता हूँ। डीएलएफ जो कि इंडिया का एक वन ऑफ द टॉप लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है, उसका एक प्रोजेक्ट है डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया सेक्टर 18 नोएडा के अंदर, जहाँ पे लीजिंग डीएलएफ ने करी है। और उसी डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट है मयूर विहार दिल्ली के अंदर, सेक्टर 18 से थोड़ा पहले टुवर्ड्स दिल्ली, मतलब टुवर्ड्स दिल्ली का दिल्ली के अंदर ही है, डीएलएफ गलेरिया के नाम से, जहां पे उसने लॉकेबल शॉप बेची हैं जिसका लीजिंग राइट्स बायर के पास थे। अब आप दोनों प्रोजेक्ट्स का करंट सिचुएशन गूगल पे सर्च करें और आप कमेंट्स में बताएं कि दोनों के अंदर दोनों सेम डेवलपर के हैं, से ऑलमोस्ट सेम लोकेशन पे हैं, लीजिंग राइट्स की वजह से दोनों जगह पे किस तरह का माहौल है और किस तरह के टेनेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं इस कैटेगरी में ईज ऑफ लिक्विडिटी की, मतलब कि अगर आप इन्वेस्ट करते भी हैं एक मॉल के अंदर, किसी रिटेल शॉप के अंदर, तो कितना आपको एप्रिसिएशन मिलेगा और कितना आसान या कितना जल्दी है उसको रीसेल करना। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नोएडा एक्सटेंशन का, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का, जहाँ पे लाइन से जो उसका मेन रोड है नोएडा एक्सटेंशन का 130 मीटर रोड, वहाँ पे लाइन से ऑलमोस्ट 10 से 15 मॉल्स बन रहे हैं। गौर सिटी मॉल ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है, उसके अलावा ईटीएस का, महागुन का, फ्यूजन का, साया का, काफ़ी सारे मॉल्स उस सेम रोड पे बन रहे हैं। अब वो सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर ऊपर ऑफिसेज भी हैं, किसी में ऊपर होटल्स भी हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं एक फ्लोर पे, लेकिन
उन सारे मॉल्स के अंदर कौन सा हिट होगा। देखो 10 के 10 मॉल तो हिट नहीं होंगे, एट द एंड वहाँ पे 2 या 3 चलेंगे, लेकिन वो कौन से होंगे ना तो ये आप बता सकते, ना वो डेवलपर जो बना रहे हैं वो बता सकते, ना मैं आपको बता सकता कि 5 साल बाद 10 साल बाद कौन से ऐसे 3-4 अच्छे कमर्शियल मॉल जो उस रोड पे होंगे जो उस टाइम तक भी हैपनिंग रहेंगे। लेकिन उन सारे मॉल्स में, सारे कमर्शियल में जितनी भी दुकानें उस 130 मीटर रोड फेसिंग है, यानी कि उस मेन रोड को फेस करेंगी जिस पे इन फ्यूचर मेट्रो भी चलनी है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, वो सारी किराए पे चढ़ेंगी भी। प्रॉब्लम आएगी बस अंदर की दुकानों को। तो ईज ऑफ लिक्विडिटी, जिस टॉपिक को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल से, तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि लिक्विडिटी और एप्रिसिएशन कमर्शियल में इस कैटेगरी के अंदर डिपेंडेंट उस प्रोजेक्ट पे नहीं है, डिपेंडेंट है उस स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर जो आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर खरीदी है। अब मॉल्स में अगर हम टाइप ऑफ टेनेंट की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको समझाने की या बताने की ज़रूरत है। मॉल्स के अंदर फूड कोर्ट भी होते हैं, मल्टीप्लेक्स भी होते हैं, फैशन स्टोर्स होते हैं, बच्चों के लिए अच्छे ब्रांड्स आजकल हैं, हैमलेस, फर्स्ट क्राई वगैरह। फर्नीचर के भी स्टोर्स होते हैं आजकल, अच्छे सैलून्स भी होते हैं, इनफैक्ट बड़े ग्रॉसरी स्टोर्स भी हो सकते हैं, एप्पल का भी स्टोर हो सकता है। तो मॉल्स के अंदर यूजुअली ब्रांड्स और बड़े स्टोर्स ही होते हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि GIP जो सेक्टर 18 में काफ़ी प्रोमिनेंट मॉल था पहले तो बहुत ही ज़्यादा चलता था DLF मॉल ऑफ इंडिया के बनने से पहले, आज भी चलता है बट उतना नहीं चलता। लेकिन GIP के अंदर लोग बोलते हैं कि बहुत डेड इन्वेस्टमेंट हो गई होगी, या लोगों को ये लगता है कि अब नहीं चलता तो एकदम पिट गया होगा, या उसमें इन्वेस्टमेंट जिसने करी होगी वो बिल्कुल डेड हो गई होगी। लेकिन आप ये अंडरस्टैंड करें, GIP के अंदर भी अगर किसी ने जिस टाइम GIP बनना शुरू हुआ था अगर 2 करोड़ की दुकान खरीदी होगी, आज भी वो बेचने जाएगा तो 7-8 करोड़ की होगी पहली चीज़, और इतने सालों में उसको 1.5-2 करोड़ का तो रेंटल ही आ गया होगा। तो इस कैटेगरी को मैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इसीलिए ही बोल रहा था कि अगर वो खुलते ही चलना बंद हो गया तो ऑब्वियसली वो एक हाई रिस्क, और यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ गई। हाई रिवॉर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो टेनेंट के साथ लीजिंग रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं वो फिक्स रेंटल प्लस रेवेन्यू शेयरिंग विचएवर इज हायर वाली कैटेगरी के अंदर होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम इसके ऊपर भी एक डिटेल में इन फ्यूचर वीडियो बनाएंगे कि रेंटल्स किस किस तरह के होते हैं, उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। बट मॉल के अंदर अगर कोई मॉल अच्छा हैपनिंग हिट हो जाता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न 6%, 10%, 20%, 50% तक भी चला जाता है, सिर्फ रेंटल का ऑफ योर इन्वेस्टेड वैल्यू का। अब अगर आप मॉल के अंदर सेल्फ यूज के लिए अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दुकान खरीदना चाहते हैं तो मेरा ऑब्वियस आंसर रहेगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला तो ये कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटर है कि आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं अमेजॉन वगैरह वहाँ से स्टार्ट करें, बेटर है। पहले ब्रांड डेवलप कर लीजिए, फिर स्टोर खोलिए किसी मॉल के अंदर। और दूसरा ये कि जिस मॉल के अंदर लीजिंग राइट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, मतलब आप दुकान खरीद के अपना बिजनेस कर सकते हैं, उस कैटेगरी ऑफ मॉल के अंदर तो आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। वहां पे अगर आपको करना भी है तो आप रेंट पे ले लीजिए। अब एट दी एंड आते हैं हम सजेशन के ऊपर कि हमारा क्या सजेशन है इस कैटेगरी को लेके। तो हमारा सजेशन रहेगा कि दिस टाइप ऑफ कैटेगरी, कमर्शियल रियल एस्टेट कैटेगरी मॉल जिसको बोलते हैं, दिस कैन बी अवॉइडेड, क्योंकि इसके अंदर आपका बेट का, इन्वेस्टमेंट का बेट एट द एंड डेवलपर के ऊपर है कि डेवलपर का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, आपकी डिपेंडेंसी एट द एंड डेवलपर के ऊपर है। और कुछ ऐसे ऑप्शन आ भी जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एस डेवलपर का एक प्रोजेक्ट है मेडले एवेन्यू, जो सेक्टर 150 नोएडा के अंदर एकदम स्टार्टिंग में है। अब वो इकलौता मॉल है उस पूरी बेल्ट का, तो वो नो ब्रेनर है कि वो तो हिट होना ही होना है। अगर वहाँ पे किसी ने दुकान खरीदी हुई है तो उसको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा भी, बहुत अच्छा रेंटल मिलेगा भी। लेकिन ओवरऑल जहाँ पे आपको लगता है कि मल्टीपल मॉल्स बन सकते हैं, वहाँ पे आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको फिर भी करना है इस कैटेगरी के अंदर तो आप ये मान के चलें कि आप पैसा डेवलपर के ऊपर लगा रहे हैं, ना लोकेशन के ऊपर, ना किसी और चीज़ के ऊपर। अब दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हमने इस वीडियो के अंदर नोएडा और गुड़गांव को अलग करके इसलिए बता रहे हैं, जबकि मैं जब भी रेजिडेंशियल की बात करता हूँ तो मैं इन दोनों शहर को इंक्लूड करके ही आपको बताता हूँ। लेकिन कमर्शियल के अंदर इन दोनों शहर की साइंस ऑल टुगेदर डिफरेंट इसीलिए है कि नोएडा एज अ शहर के अंदर, नोएडा एज अ सिटी के अंदर टोटल लैंड पार्सल का हार्डली 2.5 या 3 या मैक्सिमम 3.5% ऑफ लैंड एरिया है जो कमर्शियल को अलॉटेड है। और गुड़गांव के अंदर वो परसेंटेज टोटल लैंड एरिया का ऑलमोस्ट 14-15% है। तो गुड़गांव के अंदर कमर्शियल कंपैरेटिवली नोएडा के थोड़ा ज़्यादा है। तो वहाँ पे कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा उसके लिए बहुत डिटेल में समझना पड़ता है। लेकिन जो लोग दिल्ली से हैं, जो लोग NRIs हैं या बाहर से हैं या प्योर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
तो उनके लिए कमर्शियल अगर लेना है तो वो नोएडा में ही लेना चाहिए, रेजिडेंशियल अगर लेना है तो दोनों शहरों में जो बेटर ऑप्शन आपको लग रहा है कंपैरेटिवली उस पॉइंट ऑफ टाइम में उसमें डालना चाहिए। लेकिन कमर्शियल में आई डोंट थिंक देयर इज एनी सेकंड थॉट, क्योंकि नोएडा के अंदर कमर्शियल ना चलने का चांसेस बहुत कम होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ कमर्शियल की, वो होती है सोसाइटी शॉप्स। हर सोसाइटी के अंदर कुछ शॉप्स, कुछ दुकानें डेली नीड्स की होती ही हैं। फ़र्क बस ये है कि कुछ सोसाइटीज़ के अंदर, ज़्यादातर प्रीमियम सोसाइटीज़ के अंदर इस तरह की शॉप्स सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के अंदर होती हैं, क्लब हाउस के अंदर होती हैं, जो डेवलपर सेल भी नहीं करता, जो बाहर से आने जाने वाला कोई आदमी उसको एक्सेस भी नहीं कर सकता। और कुछ सोसाइटीज़ के अंदर इस तरह की शॉप्स 10 दुकानें, 20 दुकानें, 25 दुकानें सोसाइटी कॉम्प्लेक्स के बाहर की तरफ होती हैं, सो दैट कि उसे बाहर का भी आदमी एक्सेस कर सकता है। अब ये कैटेगरी, ये टाइप ऑफ कमर्शियल तो बढ़िया होता ही है। लॉकेबल दुकान आप खरीद सकते हैं, आपके पास लीजिंग राइट होता है, आप अपना कोई बिजनेस करें, खाली रखें, किसी को किराए पे चढ़ाएं, एज सच कोई रिस्क भी नहीं होता। अगर मैं टाइप ऑफ टेनेंट की बात करूंगा तो लाला टेनेंट्स भी मिल सकते हैं, कोई छोटा मोमोज की दुकान, कोई नॉर्मल सैलून। लेकिन आजकल सोसाइटी शॉप्स के अंदर भी अच्छे ब्रांड्स भी मिल रहे हैं। अपोलो फार्मेसी टाइप की केमिस्ट भी हो जाती हैं, लुक सैलून टाइप के अच्छे ब्रांड्स भी आ रहे हैं, तो दोनों का मिक्स रहता है। अब इस कैटेगरी के अंदर पोजेशन मिलने के बाद, सोसाइटी शॉप का पोजेशन मिलने के बाद आप रेंट आउट जब करते हैं तो रेंटल्स यूजुअली फिक्स्ड होते हैं, उसमें रेवेन्यू शेयरिंग टाइप की अंडरस्टैंडिंग बहुत रेयर होती है। बट इस कैटेगरी के अंदर बहुत लोग खरीदना चाह रहे होते हैं बट खरीद ही नहीं पाते। उसके दो रीजंस है। अगर आप रेडी टू मूव कोई सोसाइटी शॉप खरीदने जाएंगे तो आपको हार्डली आपकी इन्वेस्टमेंट का 4-4.5% का रिटर्न मिल रहा होता है। मतलब अगर आप 2 करोड़ की कोई सोसाइटी शॉप खरीदते भी हैं, आपको 60,000 65,000 रुपये किराए पे चढ़ी चढ़ाई टाइप दुकानें मिल रही होती हैं और आपको लगता है यार इतना तो रेंटल कुछ भी नहीं है, इसके आसपास तो हमें रेजिडेंशियल फ्लैट में भी मिल रहा है। और दूसरा ये कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन की स्टेज में ये लॉन्च होती हैं तो आपको पता ही नहीं चलता ये कब लॉन्च हुई या कब बिकने के लिए आई और कब सेल हो गई। इस कैटेगरी में टेनेंट्स ज़्यादातर डेली नीड्स की दुकानें होती हैं, ग्रॉसरी के स्टोर्स, केमिस्ट, छोटे सैलून्स, छोटे रेस्टोरेंट्स, बैंक भी खुल जाते हैं, एटीएम भी खुल जाते हैं, इस तरह के टेनेंट्स होते हैं यूजुअली। और ये हाईली लिक्विड एसेट है, मतलब कि अगर आप बेचना चाहेंगे तो इसको दोनों तरह के बायर्स खरीद सकते हैं, तो ज़्यादा लोग खरीद पाते हैं तो ज़्यादा लिक्विडिटी है। मतलब इसे इन्वेस्टर भी खरीद सकता है, जिसको चढ़ी चढ़ाई दुकान कल को आपने खरीदा, आपने पोजेशन लिया, किराए पर चढ़ाया, आप उसको जब बेचने जाएंगे मार्केट के अंदर, तो दोनों कैटेगरी के इन्वेस्टर्स खरीद लेते हैं। एक तो वो लोग जो रेंटल पर्पस के लिए खरीद रहे हैं, जिनको चढ़ी चढ़ाई दुकान चाहिए होगी, और दूसरे वो लोग जिनको अपना कोई बिजनेस करना है, जो आपसे दुकान खरीद के अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। चाहे जिस सोसाइटी का पार्ट है वो सोसाइटी शॉप, उसी सोसाइटी का कोई रेजिडेंट हो, शायद वहाँ पे कोई ग्रोसरी का स्टोर खोलना चाहे, तो ये कैटेगरी कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा लिक्विड होती है इन ऑल द कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट। अब इस कैटेगरी के अंदर ओवर द टॉप रिटर्न्स नहीं मिलते। मतलब ये कि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन की स्टेज में 1000 फुट की कोई दुकान खरीदी, 3.5 करोड़ की, पोजेशन मिल गया 2 साल में, 3 साल में, 3.5 साल में, जब वो सोसाइटी डिलीवर हुई 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख रुपए के किराए पे चढ़ गई, हर 3 साल में कुछ किराया बढ़ता गया, लेकिन ओवर द टॉप रिटर्न नहीं मिल सकता। जैसा एक मॉल के अंदर भी इनफैक्ट मिल जाता है कई बार कि वो सुपर हैपनिंग हो गया और आपने 3 करोड़ की दुकान खरीदी थी और वहाँ से रेंटल आ रहा है आपको 4 लाख रुपए। इस कैटेगरी के अंदर इस तरह का रिटर्न नहीं मिलता। अब रिस्क कम है तो उस तरीके से रिवॉर्ड भी कंपैरेटिवली मिनिमलिस्टिक है। अब ये कैटेगरी बिल्कुल सजेस्टेबल है, लेकिन रेडी टू मूव इन लेने का, जो ऑलरेडी किराए पे चढ़ चुकी हैं, जो मार्केट बन चुकी है, जिनमें स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन ही कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बारे में भी ना, या फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी, कि कमर्शियल का रेट उसके पोजेशन होने के बाद, किराए पे चढ़ने के बाद किराया ही डिसाइड करता है कि उसका रेट कितना होगा, या फिर मैं आपको ना डिटेल में किसी और वीडियो में बताऊंगा। कट शॉर्ट ये कि ये कैटेगरी बिल्कुल सजेस्टेबल है, लेकिन इसके अंदर कोई एज सच बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आते नहीं हैं। आते हैं तो आपको सुपर हाइपर एक्टिव रहना पड़ेगा, जैसे कोई ऑप्शन आया इस तरह का, आप उसे इमीडिएट खरीद लें। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट की, वो है 5%, 6%, 7% के प्लॉट्स जो नोएडा अथॉरिटी किसानों को लॉट करती है। आपने शायद सुना होगा 5% के प्लॉट्स नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में 6%, यमुना एक्सप्रेसवे पे 7%। ये थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी है, मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है। जब नोएडा या ग्रेटर नोएडा या यमुना अथॉरिटी किसानों से ज़मीनें एक्वायर करती है, उनके एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करके, अब नोएडा के अंदर नोएडा अथॉरिटी ने जब किसानों से ज़मीनें एक्वायर करी, फॉर एग्जाम्पल किसी की 1000 गज ज़मीन एक्वायर करी, उस ज़मीन का 5% यानी कि 50 गज का उसको एक प्लॉट दिया जाता है, एक सेक्टर अलग काटा जाता है और 950 गज का उसको पैसा दिया जाता था उस किसान को। ग्रेटर नोएडा के अंदर उसके प्लॉट जितना एक्वायर हो उसका 6% और यमुना एक्सप्रेसवे पे जितना प्लॉट एक्वायर हो उसका 7%।
इसलिए तीनों शहरों में 5%, 6% और 7% बोला जाता है। इस कैटेगरी ऑफ प्लॉट्स को एक अलग सेक्टर बनाया जाता था और उसका लॉजिक गवर्नमेंट का ये होता था कि अब किसान से उसकी ज़मीन ले ली तो उसको घर भी चाहिए, उसको दुकान भी करनी होगी, तो एक अलग सेक्टर काट दिया जाता था। अब इसके अंदर जो किसानों को ये प्लॉट अलॉट होते हैं ये सेमी कमर्शियल होते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब इस कैटेगरी के अगर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे तो नोएडा में सेक्टर 122 में इस तरह का सेक्टर है जहां पे 5% अलॉट किया गया है। सेक्टर 144, 145 नोएडा एक्सप्रेसवे पे 104 की एक मार्केट है, काफ़ी प्रोमिनेंट, काफ़ी फेमस, वो भी इस तरह की कैटेगरी है। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर गौर सिटी मॉल और ATS के जो मॉल बन रहे हैं उनके बैक साइड में इस तरह का है। ग्रेटर नोएडा के अंदर भी काफ़ी सारे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पे भी काफ़ी सारे हैं। तो इन शॉर्ट ये इन चारों शहरों में यमुना एक्सप्रेसवे वाला शहर, ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा के अंदर ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहां पे इस तरह के प्लॉट्स किसानों को अलॉट किए गए। अब इन सेक्टर्स के प्लॉट्स के अंदर अगर वो पर्टिकुलर प्लॉट 18 मीटर से छोटी रोड पर है, यानी कि उसके सामने जो रोड है वो 18 मीटर से छोटी है, तो उसके अंदर आप घर बना सकते हो। एट दी एंड तो देखो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं तो घर तो बन ही सकता है, बट कमर्शियल यूज केस क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नीचे उसमें क्लिनिक बना सकते हो, कोई ऑफिस बना सकते हो। अगर आप लॉयर हो तो उस तरह का कुछ ऑफिस सेटअप कर सकते हो। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो तो कोई ऑफिस सेटअप कर सकते हो। उसकी एक लिस्ट है आप क्या क्या ऑप्शन कर सकते हो और ऊपर आप कुछ PG टाइप सेटअप कर सकते हो। अगर वो प्लॉट 18 मीटर से बड़ी रोड पे है, 24 मीटर रोड पे है या उससे बड़ी रोड पे है, तो वो फुल कमर्शियल है। उसके कुछ कन्वर्जन चार्जेस भी हो जाते हैं अथॉरिटीज़ को, उसके अंदर आप फुल कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो। तो एट द एंड वो एक कमर्शियल प्लॉट की तरह एक्ट करता है। अब इस कैटेगरी के अंदर पिछले 1-1.5 साल के अंदर काफ़ी अप्रिसिएशन हुआ है। अगर मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊं, हैबतपुर का जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर गौर सिटी मॉल के बैक साइड में, उसके अंदर 1 साल पहले जो रेट 30-35 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर था इस कैटेगरी का प्लॉट का, 6% वाले प्लॉट्स का, वो आज की तारीख में 1.5 लाख रुपए है। सेक्टर 145 के अंदर भी ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार रुपये का रेट था आज से 1.5-2 साल पहले, जहाँ पे आज की तारीख में ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए का रेट है। तो इस कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन इसलिए आया है, उसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला तो ये कि अब नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी ने ये डिसाइड करा है कि जो भी ज़मीनें एक्वायर करी जाएंगी उनको उसके अगेंस्ट किसानों को पूरा पैसा दिया जाएगा। उनके लिए कोई इस तरह का सेक्टर नहीं काटा जाएगा, यानी कि इस तरह की और सप्लाई आनी नहीं है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो दिल्ली के लोग हैं जो अपना वहाँ पे कुछ खरीदते हैं और बोरा लेके घूम रहे हैं, उनको इस तरीके के सेटलमेंट के अंदर सारे एडजस्टमेंट, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, किस कैटेगरी ऑफ अमाउंट की बात कर रहा हूँ, तो उनका सेटलमेंट इस तरीके से बहुत अच्छा हो जाता है। अब इस टाइप के प्लॉट अगर आपको मिल जाए, कोई साफ सुथरा प्लॉट मिल जाए, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप खरीद लीजिए जहाँ पे जिन एरियाज में इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई और इस तरह के प्लॉट्स कटे थे। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर ना बहुत तरह के फ्रॉड्स हैं, किसान से डील करना बहुत मुश्किल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, आप प्लॉट खरीदेंगे, आपको बाद में पता चलेगा रजिस्ट्री के टाइम पे कि ये 4 लोगों को बेचा हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई मेट समबडी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में, उनका कुछ धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। उन्होंने 2018 में इस तरह का एक प्लॉट खरीदा जिसकी वैल्यू उस जमाने में 30-35 लाख रुपए के आसपास थी। उन्होंने रजिस्ट्री भी करा ली, TM भी करा लिया, उसका म्यूटेशन भी करा लिया। म्यूटेशन वो होता है कि चेन ऑफ ओनरशिप बताता है कि पहले इसके नाम पे था फिर इसके नाम पे है। म्यूटेशन भी करा लिया। आज की तारीख में उस प्लॉट की वैल्यू 3.5-4 करोड़ की होगी। अब उन सेलर यानी कि जो फैमिली थी, जिस किसान की फैमिली ने वो बेचा था, अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये ना दादा लाइक कैटेगरी की प्लॉट्स होते हैं। अब आप ये अंडरस्टैंड करें कि पहले वो एग्रीकल्चर लैंड था, उसके अगेंस्ट में ये प्लॉट मिला, कुछ पैसा मिला, पैसा तो चलो यूज हो गया, बट गया उस पूरी फैमिली के अंदर। लेकिन जो प्लॉट मिला वो भी डिवाइडेड होगा पूरी फैमिली के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल कोई दादाजी थे, उनके नाम पे वो एग्रीकल्चर लैंड था, अगर उनके 4 बच्चे थे, सबके 2-2, 3-3 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे ने वो प्लॉट बेचा है। अब 2023 के अंदर उनका पूरी फैमिली, अब उनको दिख गया उन किसानों को कि भाई आज की तारीख में क्या रेट है, तो उन्होंने उसमें अलग अलग तरह की आपत्तियां लगा दी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में कि मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, मेरा साइन नहीं हो रखा, ये नहीं हो रखा। तो एट द एंड क्या लिटिगेशन में चला गया वो, जबकि रजिस्ट्री होने के बाद की बता रहा हूं मैं आपको ये प्रॉब्लम। तो इस कैटेगरी के अंदर सजेशन है कि आप खरीद लीजिए, लेकिन आपका फिर थोड़ा सा सिस्टम उस तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब मैं बोलूँगा कि सिस्टम होना चाहिए फिर आपका ना इस तरह का कि आप उसमें हर तरीके से आप इन्वॉल्व हों, आप यहीं के लोकल हों। अगर आप दिल्ली के हैं, दूर दराज के हैं, आप यहाँ पे आके किसी डीलर से इस तरह का प्लॉट खरीद लेंगे तो आपका सिस्टम नहीं बैठेगा। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की, 4th कैटेगरी ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट की। वैसे तो हर कैटेगरी के लिए ना मुझे एक डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी पूरी उस कैटेगरी को अंडरस्टैंड कराने के लिए, और उसके अंदर भी मैं बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ जिनके लिए मुझे स्पेसिफिक वीडियोस बनानी पड़ेंगी। वो मैं इन फ्यूचर बनाता रहूँगा, आपको कमर्शियल रियल एस्टेट की मल्टीपल वीडियोस बना के आपको पूरी क्लैरिटी दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर पर्पस बस ये है
कि आपको बेसिक पता चल जाए, इन बेसिक क्रक्स पता चल जाए इन सारी कैटेगरीज का। सो अगर हम नोएडा में बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की, तो सेक्टर 1, सेक्टर 8 जहाँ पे इंडियन ऑयल की बिल्डिंग है, सेक्टर 62, 63 जो NH24 से लिंक्ड है गाजियाबाद की तरफ से, सेक्टर 80 में जो फेज़ 2 जो लेटेस्ट में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया गया था जहाँ सैमसंग का एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है, नोएडा एक्सप्रेस वे पे भी सेक्टर 155 के आसपास कुछ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। इन शॉर्ट ये है कि जितने भी सेक्टर्स हैं नोएडा के अंदर, कुछ सेक्टर्स के अंदर आपको छोटे और बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दोनों मिलेंगे और कुछ सेक्टर्स के अंदर वो बड़े ही प्लॉट्स हैं फॉर बिग मैन्युफैक्चरर्स। और अगर मैं आपको प्राइसिंग का एक रफ आइडिया दूं तो जिन सेक्टर्स जो अभी बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, जहां बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं, वहां पे आप मान लीजिए कि लाख सवा लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर से प्राइस स्टार्ट होगा। किसी एरिया में 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर तक भी जा रहा है नोएडा के अंदर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का रेट। और अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करेंगे तो सबसे कम पर स्क्वायर मीटर का रेट होगा इकोटेक 11 का एक सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जहां पे रेट होगा छोटे प्लॉट का ऑलमोस्ट 40-45 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर, बड़े प्लॉट्स का ऑलमोस्ट 25,000-30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर। मैक्सिमम ग्रेटर नोएडा में शायद जा रही होगी प्राइस रेंज लाख रुपये, सवा लाख रुपये तक। यमुना एक्सप्रेसवे की एक बिल्कुल ही डिफरेंट कहानी है इंडस्ट्रियल की, वहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेक्टर है जहाँ पे सिर्फ टॉय की मैन्युफैक्चरिंग होनी है, कहीं पे सिर्फ फर्नीचर की होनी है, कहीं पे सिर्फ एपरल की होनी है। अगर मैं आपको उसका एक डायनामिक्स बताऊं, करंट डायनामिक्स बताऊं यमुना एक्सप्रेसवे पे इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदने का, तो आप माने कि वो ड्रॉ के थ्रू लोगों ने खरीदे हैं, ड्रॉ के थ्रू अलॉटमेंट हुई है लोगों को इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की। अलॉटमेंट का रेट होगा 8,000 8,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर। 1000 मीटर का प्लॉट 80 लाख रुपए का, जो किश्तों में उनको पैसे देने हैं जिनके प्लॉट निकले हुए हैं। और उसके ऊपर प्रीमियम चल रहा है 40,000, 45,000, 50,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। मतलब 1000 मीटर का प्लॉट जिसको ड्रॉ के सिस्टम के थ्रू वो अलॉट हुआ, 80 लाख रुपए का प्लॉट 8,000 रुपए के रेट से, और उसके ऊपर प्रीमियम चल रहा है 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए का। और वो भी रीसेल हो रहे हैं जीपीए के ऊपर, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर, और वो भी लोग बिल्कुल लाइन लगा के खरीद रहे हैं। अब इस कैटेगरी के ऊपर कभी मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के पूरा समझा दूंगा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या चल रहा है, क्या प्राइसिंग चल रहे हैं, क्या अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इफ यू आस्क मी, ये बिल्कुल एक सजेस्टेबल ऑप्शन है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। आप मान के चलें कि 4 से 5 करोड़ रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप मान के चलें, वो भी आपके पास सेल्फ फंडिंग रेडी अवेलेबल होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए नहीं है। फायदा इंडस्ट्रियल में इन्वेस्ट करने का ये होता है कि इसमें आपको प्लॉट का बेनिफिट मिल जाता है, ईज ऑफ लिक्विडिटी प्लॉट की ज़्यादा होती है, एप्रिसिएशन भी मिल जाता है, और रेंटल इसमें आपको ऑफिस स्पेस वाला मिल जाता है। तो कमर्शियल और प्लॉट का अच्छा मिक्सचर है इंडस्ट्रियल प्लॉट। तो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अभी हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, जिसके अंदर हम आपको बाकी कैटेगरीज के बारे में बताएंगे, हाई स्ट्रीट कमर्शियल के बारे में बताएंगे, आपको कॉर्पोरेट प्लॉट्स, आईटी प्लॉट्स के बारे में बताएंगे, आईटी कमर्शियल्स के बारे में बताएंगे, आजकल हाइब्रिड कॉन्सेप्ट भी चल रहा है कुछ कमर्शियल के अंदर, उसके बारे में बताएंगे, एससीओज के बारे में बताएंगे। जो नोएडा में भी कुछ एससीओज हैं, जो लोग गुड़गांव में खरीदते हैं, गुड़गांव में जानते हैं, आप उनको पता नहीं होगा कि नोएडा के अंदर भी कुछ एससीओज के ऑप्शन है। तो कुछ कैटेगरीज रह गई हैं जो हम वीडियो के अगले पार्ट के अंदर बताएंगे आपको। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर अपडेट्स दें, रेगुलर वीडियोस डालें। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।